नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। असम और बंगाल के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज केरल पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर प्रचार किया। केरल के बेपूर, कोगड़ और चिल्लाकारा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया, जबकि नट्टिका विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में एक रोड शो किया। इस दौरान कांग्रेस और वाम दल उनके निशाने पर रहे। सीएम शिवराज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश छोड़ नेता करार दिया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों के साथ खड़ी है, वो केरल में उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। सीएम शिवराज सिंह ने एलडीएफ और यूडीएफ पर निशाना साधा। उन्होंने एलडीएफ को लॉलेसनेस डिस्ट्रक्टिव फेल्ड, जबकि यूडीएफ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डेंजर फेक बताया। सीएम शिवराज ने कहा कि केरल महान और प्राचीन प्रदेश है। ये ज्ञान की भूमि है, आदिगुरु शंकराचार्य जी की भूमि है, श्री नारायण गुरु जी की भूमि है, राजा महाबली जी की भूमि है। सीएम ने लोगों से बीजेपी का साथ देने की और कैंडिडेट्स को जिताने की अपील भी की। नौजवानों के रोजगार के लिए काम करेंगे, बहनों के सम्मान के लिए काम करेंगे और विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये अकेले नहीं होंगे, इनके साथ प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी खड़े, इनके साथ प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी खड़े होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी होगी। और मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, एलडीएफ यूडीएफ से पीछा छुड़ाइए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए, कमल के फूल की बटन दबाइए। इधर दमोह में उपचुनाव को लेकर नैया पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने केन बेतवा परियोजना को बुनाने की योजना बनाई है। बुंदेलखंड की सूखी धरती की प्यास बुझाने और पलायन रोकने वाली योजना के तौर पर अब इसे प्रचारित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने इस मुद्दे को बुनाने के लिए अपनी मैदानी टीम को समझाइश दे दी है। योजना को लेकर प्रचार सामग्री तैयार हो रही है। बता दें आपको, पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच महत्वाकांक्षी केन बेतवा परियोजना पर सहमति बनी है। बीजेपी के दमोह उपचुनाव प्रभारी और नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने केन बेतवा लिंक को पूरे अंचल के लिए एक वरदान बताते हुए दमोह के नामांकन सभा में सीएम शिवराज सिंह का अभिनंदन किया था। इस पर सीएम ने भी बुंदेलखंड के प्रति अपना अनुराग प्रकट किया। कांग्रेस इस मामले में चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात कह रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए केन बेतवा परियोजना का राजनीतिकरण कर रही है। इधर बीजेपी केन बेतवा का श्रेय केंद्र, मध्य प्रदेश और यूपी की सरकार को दे रही है। बुंदेलखंड में केन बेतवा परियोजना के बाद से वहाँ खुशहाली आएगी, वहाँ से लोगों का पलायन रुकेगा और ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है जिसकी प्रशंसा करनी चाहिए। निश्चित रूप से केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ने उसमें जो प्रयत्न किए हैं, बुंदेलखंड में सूखा समाप्त हो, वहाँ भी हरियाली खुशहाली आए, इसके लिए चिंता हुई। और इसको केवल चुनाव के नाते से नहीं जोड़ना चाहिए। राजनीतिकरण करने का जो कार्य किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा गलत है। उन्होंने वैसे भी उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के दबाव में आकर समझौता किया, बहुत सी चीजों को उन्होंने मध्य प्रदेश के हितों से नकार दिया। चुनाव में अगर इस तरह की बातों को उपयोग में लाया जाता है तो माना जाता है कि चुनाव आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। हम इस मामले को चुनाव आयोग में लेके जाएंगे। प्रदेश में एक तरफ कोरोना महामारी का असर है तो दूसरी तरफ कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। ग्वालियर में जहरीली शराब पीने से हुई मौत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा। ट्विटर पर लिखा कि प्रदेश में शराब माफिया का लगातार कहर जारी है। ग्वालियर में जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत हो गई, कुछ लोगों की आंखों की रोशनी कम हुई। उज्जैन, मुरैना, भिंड के बाद अब ग्वालियर में जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं। पता नहीं माफिया कब गड़ेंगे, कब टंगेंगे, कब लटकेंगे। मध्य प्रदेश में एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर का असर है तो दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लगातार सरकार तेजी लाने का प्रयास कर रही है। भोपाल समेत पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन के दूसरे फेज में अभी 45 साल से ऊपर उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
1 अप्रैल को 3,80,000 लोगों को कोरोना का टीका लगा। अब तक की बात करें तो प्रदेश में 37 लाख लोगों का वैक्सीनेशन प्रदेश में हुआ है। इस बीच एक वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए और 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को अब वैक्सीन लगना शुरू हो जाए। 18 साल से ज़्यादा उम्र वर्ग का ये कहना है कि 20 से 35 साल के लोग सबसे ज़्यादा फील्ड पर रहते हैं, बाहर निकलकर काम करते हैं। उनको संक्रमण हो या ना हो, पर वो स्प्रेडर साबित हो सकते हैं। इसीलिए सरकार को सभी के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर देना चाहिए। मेरा साफ सा यही मानना है कि जो संक्रमण है वो उम्र विशेष को देखकर नहीं आता। और जहाँ तक छात्रों की, युवाओं की बात है तो मेरा मानना है कि 18 वर्ष से ऊपर के जो यूथ है उनको भी वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए। 18 वर्ष के ऊपर के आयु के वर्ग के लोग ही फील्ड पे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इधर से उधर जाना, पूरे भारत में घूमना, तो एक्चुअल काम तो 18 प्लस के लोग ही कर रहे हैं। वैक्सीनेशन मेरे हिसाब से इनको प्राथमिकता इनको पहली दी जानी चाहिए, क्योंकि समय ये लोग क्या है वर्किंग पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो यही अपने घर जाते हैं तो कोरोना का जो इफेक्ट है इनके द्वारा ही घर जाएगा। लोगों को मेंटल प्रेशर झेलना पड़ रहा है और ज़्यादातर जो एज ग्रुप है वो ये युवा का ही है। अगर हम बात करें 30s या 20s में जो हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो भी ज़्यादा प्रोन है कोरोना के लिए। तो वैक्सीनेशन उनको भी बहुत ज़रूरी है कि सरकार को जल्द ही अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बहुत तेज़ गति से बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि ज़रूरी है कि सरकार को जल्द ही अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बहुत तेज़ गति से बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि कोरोना महामारी से जो ये लॉकडाउन का जो असर हुआ है, मानसिक तौर पे जो प्रताड़ना युवाओं को झेलनी पड़ रही है, उससे भी हम निकल पाएँ। जबलपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इस वजह से लोगों में दहशत है। लोग अपनी ज्यादातर काम जो है अब घर से निपटा रहे हैं। कोशिश ये है कि सड़कों पर या बाजारों में न आना पड़े। शुक्रवार को गुड फ्राइडे और रंग पंचमी का पर्व होने के बावजूद शहर की सड़कें सूनी सूनी दिखीं। ये माहौल सुबह से देखने को मिला। आमतौर पर कामकाजी लोगों की भागदौड़ सड़कों पर दिखने लगती है, लेकिन छुट्टी का दिन होने की वजह से ऑफिस जाने वाले लोग सड़कों पर नजर नहीं आए। वहीं गुड फ्राइडे, रंग पंचमी का पर्व मनाने के लिए भी लोग सड़कों पर नहीं दिखे। यातायात न के बराबर रहा। दुकानों में भीड़ कम नजर आई। दोपहर होने पर पूरे शहर में एक सन्नाटे जैसे हालात रहे। तेज धूप की वजह से भी लोगों ने घर से निकलना थोड़ा अवॉइड किया। और प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि आप सतर्कता बरतें। तो त्यौहार को हम लोग प्रशासन की बातों को मानते हुए घर में ही मनाने की प्रयास कर रहे हैं। जितनी सावधानी हो सकती है उतनी बरतने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जो लोग हैं, और रंग पंचमी को आज ज़्यादा होली तो नहीं खेल रहे हैं। सभी लोग अपने अपने घरों पे ही हैं और जो गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। लगातार संक्रमण बढ़ रहा है तो लोगों में भय भी है इस चीज़ का। देवास में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी। जिले में धारा 144 लगा दी गई। साथ ही सभी धार्मिक आयोजन पर पाबंदी है। इधर पुलिस और प्रशासन लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दे रहा है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उनको सीधे अस्थायी जेल भेजा जा रहा है। आज भी रंग पंचमी पर हुड़दंग करने वाले त्योहार मनाने के लिए निकले कई सारे लोग अस्थायी जेल भेजे गए। होटल पर केवल पार्सल सुविधा की अनुमति मिली है और आदेश का पालन नहीं करने पर एक रेस्टोरेंट पर भी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने उस रेस्टोरेंट को सील कर दिया। इंदौर से आने वाले मुख्य मार्ग पर पॉइंट बनाए गए जहां लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है और नहीं मानने पर कार्रवाई हो रही है। कोरोना अभी बढ़ रहा है, जिम्मेदारी से लोग रहें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी मेंटेन करें और स्पेशली जो प्रतिष्ठान हैं, जो खाने पीने की दुकानें हैं, कुछ भी जो है उनकी बहुत जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कर्मचारियों को मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कराएं और जो उनका कोई ग्राहक वगैरह भी आता है उसको भी मोटिवेट करें। हमने आज से अस्थायी जेल बनाई है। इधर जबलपुर में कोरोना की दूसरी लहर से वे चेहरे फिर से मुरझा गए जिनका व्यापार शादी, पार्टियों, अन्य मांगलिक कार्यक्रमों पर टिका था। रोजी रोटी की चिंता उनको फिर होने लगी। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शादी विवाह की पार्टियों में 50 से ज़्यादा मेहमानों के शामिल होने पर पाबंदी लग गई है। ऐसे में टेंट कारोबार से जुड़े व्यापारी कर्मचारियों के सामने एक बार फिर अपनी रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है।
टेंट संचालकों ने तय किया कि वे जल्दी प्रशासन से मेहमानों की संख्या 300 के आसपास करने की मांग करेंगे। कि हम लोग की जो गाइडलाइन आई हुई है 50 लोगों की, वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि लोगों को जो असुविधा हो रही है, हम लोग को भी असुविधा हो रही है। हम लोग मांग करेंगे कि 200 से 300 लोगों की हम लोग को पर्याप्त शादी करने के लिए अनुबंधित किया जाए। लोगों में हम लोग का तो बिल्कुल चले नहीं रहा है। फ्लावर वाले भी हैं तो उनको फ्लावर कौन लगवाएगा? घर पे आदमी फ्लावर थोड़ी लगा सकता आदमी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज अपने विधानसभा क्षेत्र दतिया के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अपने घर पर लोगों की समस्याओं को सुना, समाधान दिया। शहर के व्यापारियों ने मंत्री से बाजार खुलने का समय 1 घंटे बढ़ाने की मांग की, जिस पर मंत्री ने WHO का हवाला देते हुए 10 तारीख को फिर से इस मामले पर विचार की बात कही। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी से कोरोना का टीका लगवाने की अपील की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पंचायत सचिवों के कार्यक्रम में शामिल हुए। गृह मंत्री बग्घी पर सवार होकर सभा स्थल पहुंचे। उन्होंने अपने भाषण के दौरान एक दोहे के माध्यम से सचिवों को मीठा बोलने की नसीहत दी। उन्होंने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। गृह मंत्री श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने कथा आचार्य का सम्मान किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष नाहर सिंह यादव के घर पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी माताजी के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की। और अगर हमारी जवान अच्छी है तो दुनिया को हम अच्छे दिखाई देते हैं। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए कि मन को आपा होए और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। बड़वानी के सेंधवा में नेशनल हाईवे नंबर 3 पर अंगूर से भरा एक मिनी ट्रक पलट गया, जिसके बाद लोगों में अंगूर को लूटने की होड़ मच गई। कोई कैरेट, कोई थैली, जिसको जो मिल रहा था उसमें अंगूर भरकर भागा। ट्रक ड्राइवर ने लोगों को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन लोग माने नहीं। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वो महाराष्ट्र के नासिक से अंगूर भरकर शिवपुरी जा रहा था। ट्रक के टायर में गिट्टी लगी और टायर फट गया। इसके बाद ट्रक पलट गया। ट्रक में तकरीबन 4 टन अंगूर भरे थे, जो गाड़ी पलटने से बाहर आ गए। इसके बाद लोगों में इसको लेकर लूट मच गई। ट्रक ड्राइवर की माने तो करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की खबर लगते सेंधवा ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक लोग अंगूर से भरा ट्रक खाली कर चुके थे। जबलपुर में 12 साल पहले शहर के छावनी इलाके में नर्मदा जल लाने की एक योजना बनी थी, लेकिन ये योजना फाइलों में कहीं अटक गई। आलम यह कि इस क्षेत्र में जल आपूर्ति के दूसरे संसाधनों पर लाखों रुपए खर्च कर लोगों की प्यास बुझाई जा रही। वहीं नर्मदा जल सप्लाई योजना के पूरा न होने पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। साल 2007-8 में जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन योजना के तहत जबलपुर के कैंट क्षेत्र में वाटर सप्लाई सिस्टम को बेहतर बनाने की योजना बनाई गई थी। क्षेत्र में नर्मदा जल के लिए अलग लाइन बिछाने का खाका तैयार किया गया था, जिसे कैंट के जिम्मेदार अधिकारी आज तक पूरा नहीं कर पाए। योजना फाइलों में कैद होकर ही रह गई। ये स्थिति तब है जब छावनी परिषद ने नर्मदा जल परियोजना की फाइल बनाने से लेकर DPR बनाने तक में लाखों रुपए फूंक दिए हैं। कैंट के लगभग 16 से 20 लाख रुपए इस तैयारी में भी खर्च हुए और अभी एक नया झुंझुना दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, अमृत जल योजना, जो कि स्मार्ट सिटी के तहत ये सारी चीज़ें कह रहे हैं। अधिकारियों ने भविष्य में कैंट की आबादी को ध्यान में रखकर योजना तैयार की थी, लेकिन करीब 61 करोड़ की नर्मदा जल परियोजना का अब तक ना तो काम शुरू हो पाया और ना ही इसके कोई संकेत मिल पा रहे हैं, जबकि कैंट क्षेत्र की जनता को पानी की किल्लत से 2-4 होना पड़ रहा है।
क्षेत्र के विधायक अशोक रोहाणी का कहना है कि पानी की सप्लाई के बदले मिलने वाले टैक्स को लेकर छावनी परिषद और नगर निगम के बीच तालमेल नहीं बन पाया, इसलिए योजना अटक गई। अब स्मार्ट सिटी की अमृत योजना के तहत इस पर जल्द काम किया जाएगा। निश्चित रूप से कैंटोनमेंट में ज़मीनों की रेट की कई चीज़ें ऐसी विसंगतियां हैं जिसको तत्कालीन जो वहाँ पर बने वहाँ के लोग जो हैं उनने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। छावनी इलाके के लिए बेहद अहम मानी जाने वाली इस योजना के अधर में लटकने के लिए जनप्रतिनिधि जितने जिम्मेदार हैं उतने ही कैंट बोर्ड के अफसर भी हैं। यही वजह है कि क्षेत्र वासियों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। वहीं जबलपुर के बरगी के जंगल में मिली अधजली लाश के मामले में एक नया खुलासा हुआ। अधजली लाश सिवनी जिले के एक बुजुर्ग की थी। बुजुर्ग की पहले हत्या की गई और बाद में उसे जंगल में फेंका गया। पुलिस ने बताया कि ससुर का बहू के साथ नाजायज संबंध था और इस बात का पता जब बेटे को लगा तो पिता को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बना दी। इसमें अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर पहले पिता की गला दबाकर हत्या की। इसके बाद पुलिस से बचने के लिए जंगल में लाश को जला दिया। आरोपी बेटे प्रमोद पटेल को पुलिस ने मामले में गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि आपको विदित है, ग्वालियर नगर निगम अपने काम से ज्यादा अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से सुर्खियों में रहता है। हालात ये कि ग्वालियर नगर निगम के 60% अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में जांच चल रही है। इनमें से 42 से ज्यादा अफसर ऐसे हैं जो बड़े पदों पर हैं। इनमें पूर्व मेयर से लेकर कमिश्नर तक के नाम हैं। दरअसल ये खुलासा RTI के जरिए हुआ। नवंबर में ग्वालियर नगर निगम के भ्रष्ट अफसरों की जानकारी के लिए एक RTI लगाई गई, जिसमें यह खुलासा हुआ कि निगम के बड़े पदों पर बैठे ज्यादातर अफसर भ्रष्ट हैं। निगम कमिश्नर का कहना है कि भ्रष्ट अफसरों से जुड़ी फाइलों को लिस्टेड कर रहे हैं। कुछ मामलों में FIR हो चुकी है, वहीं कुछ पर जांच के बाद कार्रवाई की बात की गई। कुछ कार्रवाइयाँ तो जिनके खिलाफ जो चल रही हैं उस पर तो कार्रवाई की ही जा रही है। साथ ही साथ हम जो हमारे पास शिकायतें भी आती हैं हम भी उन पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और उसको आने वाले समय में यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी। ये हम लोग अभी एक सिस्टम ये बना रहे हैं कि हमारे पास जितनी फाइलें हैं उसको हम लोग अभी एक बार बुलाकर उसको मार्किंग करा के अपने रिकॉर्ड्स में रख लेंगे और जो भी शेष अगर हमको नहीं मिलती संबंधित के खिलाफ FIR कराई जाएगी और इसको आने वाले 1 महीने में हम लोग काफ़ी व्यवस्थित कर लेंगे। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर क्या किया जाए। पन्ना के थाना शाहनगर के बोरी वन परिक्षेत्र के करौली बीट में 2 नर्सरी में भीषण आग लगी, जो कि इतनी जबरदस्त थी कि चारों तरफ पेड़ जलते ही नजर आए। ये घटना जब घट रही थी तो जिम्मेदार जश्न मना रहे थे। अधिकारियों को देखिए, इनकी जिम्मेदारी आग पर काबू पाने की है, वन संपदा बचाने की है, लेकिन अधिकारी शाहनगर के वन विभाग के बने रेस्ट हाउस में ठुमके लगा रहे थे और तो और सीधे सीधे कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन भी दिखा। 200 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर पार्टी करते और गानों पर थिरकते नजर आ रहे लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, ना किसी ने मास्क लगाया था और तो और एक दूसरे के गले मिलते ठुमके लगाते भी नजर आए। और चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। बंगाल के सीतलकुची में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा में कहा कि नंदीग्राम से दीदी हार रही हैं, ये तय हो गया। 2 मई को दीदी जा रही हैं। उत्तर बंगाल के अच्छे दिन आ रहे हैं। बीजेपी की सरकार बनते ही उत्तर बंगाल का भला होगा। उन्होंने दावा किया कि 2 चरण में 60 में से 50 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। दरअसल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कई लोग राजनीतिक कार्यकर्ता या नेता होते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक सैलानी भी हैं जो राजनीति में चुनाव के वक्त घूमने आते हैं। राहुल गांधी भी राजनीतिक सैलानी की तरह ही आए हैं। कार में EVM मिलने के मामले पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी को घेरा। कहा कि हर बार चुनाव के दौरान EVM को निजी वाहनों में ले जाते पकड़े जाने पर कई चीजें एक होती हैं। गाड़ी आमतौर पर भाजपा उम्मीदवारों या उनके सहयोगियों की निकलती है।
रॉबर्ट वाड्रा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके चलते उनकी पत्नी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा होम आइसोलेशन में चली गईं। उन्होंने असम, तमिलनाडु, केरल में चुनाव प्रचार रद्द कर दिया। हालांकि कोरोना जांच में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्विटर पर दी है। ट्विटर पर वीडियो शेयर करके प्रियंका ने कहा कि हाल में कोरोना संक्रमण के संपर्क में आने के चलते मुझे अपना असम, तमिलनाडु और केरल का चुनाव प्रचार रद्द करना पड़ रहा है। मेरी कल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैंने डॉक्टर की सलाह पर कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रहने का फैसला किया। असुविधा के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं कांग्रेस विजय की प्रार्थना करती हूं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले फिर अपने दर्शकों से वही अपील कि आप मास्क अवश्य पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सारे अपडेट के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।